हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 5 कवर करेंगे जो कि है नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर में। ये एक फैक्चुअल चैप्टर है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे जो भी वेजिटेशन इंडिया में प्रेजेंट है उसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक? You might have surely gone to a park if you live in a city, or to a mango, guava, coconut orchard if you live in a village. How do you differentiate between the natural vegetation and the planted vegetation? The same variety may be found growing wild in the forest under natural condition, and the same tree may be planted one in your garden under the human supervision. Natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long period of time. तो अब नेचुरल वेजिटेशन जब हम बोलते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन है तो उसका मतलब क्या है कि वो प्लांट कम्युनिटी एक अनडिस्टर्ब्ड एरिया में एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए रखी गई हो। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर आप बोल रहे हैं किसी चीज़ को कि वो नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ का, तो ये वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं कंसीडर किया जाएगा जो आप अपने आप से ग्रो कर रहे हो, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके अपने आर्टिफिशियल मीडियम से, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन में नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे कि सपोज़ आप एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एक फील्ड में, तो वो एक नेचुरल वेजिटेशन में नहीं कंसीडर की जाएगी। जबकि एक लैंड पे अगर एक लैंड पे अगर प्लांट्स लगे हुए हैं और अपने आप ही वो ग्रो कर रहा है तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कंसिडर करेंगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेराइटी of natural vegetation. Himalayan heights are marked with temperate vegetation. Western Ghats and Andaman and Nicobar have tropical rainforests. Deltic region have tropical forests and mangroves. The desert and the semi-desert region of Rajasthan are known for cacti and a wide variety of bushes and thorny vegetation. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे टाइप की वेजिटेशन की वेराइटीज़ प्रेजेंट है। कैसे कैसे कि हमें वेस्टर्न घाट्स में सबसे पहले हमें हिमालयन में कौन सी वेजिटेशन मिलती है? टेम्परेट वेजिटेशन। फिर हमें वेस्टर्न घाट में मिलती है, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार में मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद हमें मिलता है डेल्टिक रीजन। डेल्टिक रीजन मतलब कि क्या हो गया? जहाँ पे डेल्टा प्रेजेंट है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल्स हो गया। ओके, वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्लस मैनग्रोव्स मिलते हैं हमें। और राजस्थान में वहाँ पे हमें मिलता है डेजर्ट या फिर कैक्टाई की प्रेजेंस हमें वेजिटेशन उस टाइप की हमें मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स सच एज predominant vegetation type and climatic region, Indian forest can be divided into the following groups. So अब इस चैप्टर में हम इंडियन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे और जो हमारा इंडिया का फॉरेस्ट है वो कुछ ग्रुप्स में कैटेगराइज है और इनको हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा आएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा आएगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिर फिफ्थ इज लिक्टोरियल स्वाम्प फॉरेस्ट। तो ये 5 वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। सो स्टार्टिंग विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे पहले अगर आपको बोलें कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताओ तो सबसे पहले आप उसकी लोकेशन बताओगे, जो कि आप बताओगे कि वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। फिर they are found in a warm and humid areas with an annual precipitation of 200 centimeters and a mean annual temperature above 22 डिग्री सेल्सियस। फिर उसकी कंडीशन पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा? लोकेशन। अभी हम रिवाइज करेंगे तो इसी को कवर करेंगे। फिर इससे हमें इसके क्लाइमेट के बारे में पूछा जाएगा या फिर कि कैसे फेवरेबल कंडीशन है उस वेजिटेशन के लिए। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड with layers closer to the ground and are covered with shrubs and creepers with short structural trees followed by long variety of trees. In this forest, trees reaches great height up to 60 meters or above. There is no definite time for trees to shed their leaf, flowering and fruitation.
तो ये कभी भी इनका कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है कि अपने लीफ शेड किया है, इसीलिए इसको एवरग्रीन बोलते हैं। मतलब हमेशा ग्रीन रहता है। कभी हो सकता है एक ट्री शेड कर रहा है तो दूसरा नहीं करता, जबकि हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ वेराइटीज़ और ट्री होते हैं उनमें एक सीज़न होता है जिसमें सारे के सारे ट्रीज अपने लीफ को शेड कर देते हैं। ओके, एंड सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ओवर द ईयर। स्पीसीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड रोजवुड, महागोनी, एनी, इबोनी एक्सेट्रा। तो आपसे पूछे कि कौन कौन सी यहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती है वो और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ इस एक पैराग्राफ से हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट की लोकेशन के बारे में पता चला, जो कि है वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। उधर उसके क्लाइमेट के बारे में पता चला कि कैसे क्लाइमेट में हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो करेगा, जहाँ पे अबाउ 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या फिर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पता चले कि ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं। फिर इनका जो ग्राउंड होता है वो शर्ब्स या क्रीपर से कवर्ड होता है और इनकी लॉन्ग वैरायटी ऑफ ट्रीज़ होती हैं जिनकी हाइट 60 मीटर्स और अबव भी होती है। फिर इसके बाद एक और बात हमें जो पता चली बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इनका कोई डेफिनाइट पीरियड नहीं होता लीफ शेड करने का, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और लास्टली हमें इसके कुछ एग्जांपल्स या फिर स्पीशीज़ पता चली, जैसे कि रोजवुड, महागोनी, अन्नी एंड इबोनी। ओके, द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दिस रीजन। सच have a mixture of evergreen and moist deciduous forest. The undergrowing climbers provide an evergreen character to this forest. Main species are white cedar, haylock, and keel. ओके, सो ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर पूछे तो उनकी स्पीशीज़ के बारे में बताया गया और इसमें बताया गया कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये हमेशा इसके अंडरग्रोइंग क्लाइंबर्स की वजह से ये भी हमेशा ग्रीन अपीयर करता है, इसलिए इसको भी हम एवरग्रीन फॉरेस्ट में कंसिडर करते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमें इंडिया का एक मैप दिया हुआ है जिसमें हर माउंटेन टाइप या हर वेजिटेशन टाइप का शो किया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा मिलता है। ओके, मैं एक बार आपको ध्यान के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया है लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट, वो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ओके, फिर बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की, तो ये हमें हिमालयन रीजन में हमें माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा और यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भी रीजन में हमें माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा। फिर बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की, जो हमें यहाँ राजस्थान की तरफ हमें थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की, जो कि आप देख सकते हो कि उसका सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड एरिया यहाँ से लेके ज़्यादातर इंडिया में हमें डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिल रहा है देखने को। ओके, यहाँ पे आ जाएगा डेसिडियस फॉरेस्ट। और फिर आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न घाट में देखने को मिल रहा है, और हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, द ब्रिटिश were aware of the economic value of the forest in India, hence large scale exploitation of this forest was started. The structure of the forest was also changed. The oak forest in Garhwal and Kumaon were replaced by pines, which was needed to lay railway lines. So ब्रिटिशर्स को हमारे जो इंडिया के फॉरेस्ट थी उनके इम्पोर्टेंस पता था, इसीलिए उन्होंने देखा कि जो गढ़वाल और कुमाऊं में जो पहले ओक की फॉरेस्ट था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, पाइन से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उनको बहुत सारे पाइन के वुड चाहिए था, क्योंकि वो लोग रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। फॉरेस्ट वेर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर and coffee. The British also used timber for the construction activities as it acted as an insulator of heat. The protectional use of forest was thus replaced by commercial use. तो जो हमारे जो फॉरेस्ट हमारे प्रोटेक्शनल यूज़ के लिए था, उन्होंने उसको कमर्शियल यूज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया। These are also called the monsoon forest. तो monsoon forest अगर पूछे तो ये मत लिख के आना ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हाँ, क्योंकि ये कुछ बच्चे करते हैं, इसको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट को monsoon forest बोलते हैं। They are spread over a region with receive rainfall between 200 to
70 to 200 सेंटीमीटर, जबकि हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखा था मोर देन 200 सेंटीमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई। तो ये इसको हमने दो और कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि थे मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ड्राई फॉरेस्ट। द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर मोर प्रोफाउंड इन द रीजन विच रिकॉर्ड रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर। मॉइस्ट से हमें पता चला जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे आ गया 100 से 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल। These forests are found in the northeastern states along the foothills of Himalayas, eastern slope of Western Ghats, Odisha, Teak and Orissa। तो ये हमें लोकेशन इसकी यहाँ पे पता हमें यहाँ पे इसकी लोकेशन पता चल रही है, जो हमें मिल रही है फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट और उड़ीसा में। इसकी जो वैरायटी की बात की जाए तो वो हमें दिख रहा है टीक, शॉल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सिम्यूल, कुसुम, सैंडलवुड। ये सब क्या होगा, डेसिडियस के एग्जाम्पल हो गए मॉइस्ट के। ड्राई डेसिडियस का क्या होगा, जिसमें रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर होगी। ऑन द वेटर मार्जिन इट हैज़ अ ट्रांजिशन ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस, वाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन इट इज टू द थॉर्नी फॉरेस्ट। अब ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि जो हमारे जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, अगर ये और ये क्या है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, उनके और हमारे जो थॉर्नी फॉरेस्ट है उनके बीच का ट्रांजिशन को हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। अगर ये हम इसकी रेनफॉल है 70 to 100 सेंटीमीटर, ये थोड़ा और इस साइड चला जाए, मतलब कि इसकी रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर हो जाए तो वो थॉर्नी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसकी रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो वो मॉइस्ट डेसिडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। While on the these forests are found in the rainier region of peninsula and in the plains of उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये हमें कहाँ पे मिलता है, ये हमें मिलते हैं पेनिनसुला के रीजन में। पेनिनसुला मतलब इंडिया का ये वाला रीजन ट्रायंगुलर, दिस इज नोन एज द पेनिनसुला इंडिया। इस द सदर्न यूपी में मिलता है और बिहार में मिलता है। In the higher rainfall region of peninsular India, the North Indian plains, these forests have a parkland landscape with open stretches which teak and other trees interspread with the patches of grasses are common. As the dry season begins, the trees shed their leaves completely and the forests appear like a vast grassland with a naked tree all around. So जब हम इनका शेड करते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, ग्रासलैंड की तरह से नज़र आते हैं। फिर बताया है कि तेंदू, पाल, आमतस, बेर, खेर, एक्सलवुड आर कॉमन टाइप्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वेजिटेशन इज वेरी स्कैंटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवरग्रेजिंग। और राजस्थान और वेस्टर्न सदर्न इंडिया में, वेस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान का ये बहुत इनकी कम वेरिएटी देखेगी हमें इसकी ड्राई डेसिडियस की, क्योंकि रेनफॉल कम होता है। फिर बात करते हैं थर्ड जो वेराइटी है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। Tropical thorn forests occur in the areas which receive less than 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो अभी हमने तीनों कैटेगरी ऑफ रेनफॉल देख लिया। एक था 200 सेंटीमीटर से मोर, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में आएगा। फिर 70 to 100 वो आ जाएगा हमारा डेसिडियस। उसमें भी दो टाइप हो गए, एक तो 70 से 200 सॉरी, एक हो गया 70 से 100 आ जाएगा हमारा ड्राई डेसिडियस, और 100 से 200 सेंटीमीटर आ जाएगा मॉइस्ट डेसिडियस। फिर आएगा हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जिसका रेनफॉल होगा लेस देन 50 सेंटीमीटर। This consists of variety of grasses and shrubs. It includes semi-arid regions of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. In this forest, the plants remain leafless for most part of the year and gives an expression of shrub vegetation. ये इसमें ज़्यादातर प्लांट्स जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि उसके प्लांट ज़्यादातर लीफलेस रहते हैं और एक श्रब वेजिटेशन की वैरायटी देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं सॉरी। द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ बबूल, बेर, वाइल्ड डेड पाम्स, खैर, नीम, खेजरी, पालस एक्सेट्रा। इसकी वैरायटी क्या क्या आ जाएंगी, बबूल, बेर, वाइल्ड डेड पाम, खैर, नीम, खेजरी, पालस। टस्की ग्रास ग्रोन अप टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर एज द अंडरग्रोथ। अगर ये पूछे कि टस्की ग्रास किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये मेरे को प्रोबेबल PYQ प्रोबेबल क्वेश्चन फ्यूचर क्वेश्चन लग रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की, जो कि हमारी हो गई 5th कैटेगरी, राइट।
fourth category. Mountain. In mountainous areas, the decrease in the temperature with increasing altitude leads to a corresponding change in the natural vegetation. Mountain forests can be classified into two types, northern mountain forest and the southern mountain forest. तो जो हमारा माउंटेन फॉरेस्ट है उसको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया. एक हो गया हमारा नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और दूसरा हो गया सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट. The Himalayan ranges show a succession of vegetation from tropical to tundra, which change in with altitude. Deciduous forests are found in the foothills of the Himalayas. तो हिमालय के foothills में कौन से टाइप के हमें वेजिटेशन दिखेगी? वो है deciduous. It's succeeded by wet temperate type of forest between the altitude of 1000 to 2000. In the higher hill range of northeast India, hilly areas of West Bengal and Uttarakhand, evergreen broad-leaf trees such as oak and chestnut are predominant. अच्छा, ये सारे जो फॉरेस्ट है इनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया? इनको इसके हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड करके बताया गया है. ओके ओके सो अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें फॉरेस्ट को, तो सबसे पहले इसमें बताया गया था कि हायर रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे कौन कौन सी वेराइटीज और स्पीशीज़ मिलती है? ओक की, चेस्टनट की, वो प्रीडोमिनेंट है. और फिर बिटवीन 1500 to 1700 मीटर्स हमें कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है? चीड़, पाइन एज वेल एज कमर्शियल ट्री, वो हमें मिलती है. तो सबसे पहले आ गया 1000. Deodar is a highly valued endemic species grown mainly in the western part of Himalayan region. तो अगर पूछे कि देवदार कहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो ओनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में. Deodar is durable wood mainly used in the constructional activities. Similarly, chinar and walnut, which sustain the famous Kashmiri handcraft, belong to this zone. Blue pine and sapur appears at the altitude of 2002 to 5 kilometers. ओके, अगर आपसे पूछे एक प्रोबेबल क्वेश्चन जो हो सकता है वो आपको ऐसे वैरायटी ऑफ स्पीशीज दे दो, उसके बाद पूछे कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ये हाइट अरेंज करें. तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? तो सबसे नीचे हम लोग देख रहे हैं कि देवदार है, सबसे नीचे नहीं बट उसके ऊपर आएगा ब्लू पाइन. At many places in the zone, temperate grasslands are also found, but in the higher reaches, there is a transition to alpine forest. Silver, fine, juniper species, pines, birch, and rhododendrons occur between 3000 to 4000. अब इसके भी अगर ऊपर हम जाते हैं तो इसके ऊपर हमें सिल्वर पाइन, जूनिपर, पाइन्स बर्चेस एंड रोडोडेंड्रॉन्स, ये सब हमें 3000 to 4000 मीटर्स पे मिलेगा. However, these pastures are used extensively for transhumance by tribes like Gujars, Bakrewals, Bhutias, and Gaddis. The southern slope of the Himalaya carries thick vegetation cover because of the relatively high precipitation and the drier north-facing slope. At the height altitude, mosses lichens forms the part of the tundra vegetation. अब इससे भी ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉसेस और लाइकेंस मिलेंगे. ओके, तो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉसेस और लाइकेन. फिर हम बात करें 3000 से 4000 मीटर में, तो हमें पाइन, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, बर्चेस, ये सब मिल जाएगा. फिर बात करें हम लोग 3000 से 2500 ना, इतने मीटर्स पे हमें मिल जाएगा सिल्वर पाइन, राइट? नहीं, सॉरी, ये सिल्वर पाइन तो यहीं मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा हमें ब्लू पाइन. और उसके बाद उससे भी नीचे 1000 से 2000 मीटर्स पे हमें मिल जाएगा देवदार. The southern mountain forest includes the forest found in the three districts of Peninsula, the Western India,
द विंध्यास एंड द नीलगिरीज। तो हमारे जो सदर्न इंडिया में वहाँ पे कहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, वो है वेस्टर्न घाट में, विंध्यास में और नीलगिरीज में। एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स, दे ओनली 1500 meters above the sea level. Vegetation is temperate in higher region and subtropical to the lower region, especially in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. The temperate forests are called as sholas in Nilgiris, Annamalai and Pannai hills. Some of the other types of these forests of socio-economic include Mongolia, Lorraine, Cinchona and Vetal. Such forests are found in the Satpura and Naikal ranges. तो यहाँ पे साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ के वेराइटीज़ जो भी फॉरेस्ट के हमें मिलती है उसके बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द लिक्टोरियल या तो फिफ्थ टाइप, लिक्टोरियल स्वॉम्प फॉरेस्ट। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट। अबाउट 70% ऑफ दिस comprises एरिया ऑफ पैडी कल्टिवेशन। द टोटल एरिया ऑफ वेटलैंड इज 3.9 million hectares. टू साइट्स, चिल्का लेक ओडिशा में एंड क्योलंदा नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में है, प्रोटेक्टेड एज वाटर फाउल हैबिटेट अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि रामसर के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है, जहाँ पे हमें लिक्टोरियल या फिर स्वाम्पी फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, द कंट्रीज वेटलैंड हैज़ बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज। द रिजर्वॉयर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज, द वास्ट सैलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, कच्छ, fresh water lakes from Gujarat and Rajasthan, then the delta wetlands and lagoons of east coast such as Chilka, freshwater marshes and the floodplains of Brahmaputra, and the lakes and rivers of the mountain of Kashmir and Ladakh, and the mangrove forests of the other wetlands of islands of Andaman and Nicobar Islands। तो हमारे जो wetlands है इंडिया में उसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, ये सारी 8 कैटेगरीज के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, प्लस उनके इम्पॉर्टेंट जो भी रिजर्वॉयर्स है, नेशनल पार्क है, लेक है, जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी दिया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये 8 टाइप्स याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। Mangroves grow along the coast in salt marshes, tidal creek, mud flats and estuaries. These consist of salt-tolerant species. Fish-food of by creek or stagnant water and tidal flows, these forests have shelter to a wide varieties of birds. In India, the mangrove forest spread over 6,740 square kilometers, which is 7% of the world's mangrove forest. These are highly developed in Andaman and Nicobar Islands, Sundarbans of West Bengal. Other areas of significance are Mahanadi, Godavari, Krishna Delta. These forests too are being encroached up and hence need conservation. तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्टोरियल फॉरेस्ट बताया कैसे, और इसमें जो स्पीशीज़ मिलती है वो सॉल्ट टॉलरेंट होती है, सॉल्ट वाटर टॉलरेंट होती है। ओके, और कैसे वो अभी यहाँ पे भी ये लोग एक्सप्लॉइट करने लगे हैं इस एरिया को, और ये कहाँ से एरिया में मिलते हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप एक इंडिया का मैप लें, उसमें पूरा लोकेट करें कहाँ पे कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, उसके बाद उसके स्पीशीज़ भी लिख दें, और उधर छोटे छोटे में उसके जो रेनफॉल हो गए या फिर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, ताकि आपके पास एक ही मैप में, या तो आप चाहो तो ये NCERT वाला मैप ही है, उसमें ही कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको शो कर देती हूँ। जैसे कि सपोज आपने ले लिया, सपोज आपने ले लिया ये वेस्टर्न घाट में क्या कौन सा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आप पूरा लिखेंगे, मैं अभी जगह नहीं है इसलिए छोटा लिखूँ। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि रेनफॉल कितना चाहिए है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। फिर यहाँ की कुछ स्पीशीज़ के नाम पे आप लिख सकते हैं, जैसे हो गए इबोनी, महुआ, आई थिंक महुआ था, एंड रोजवुड आ गया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि ये डज नॉट शेड लीफ, और इनकी हाइट कितनी होती है, मोर देन 60 मीटर्स। तो ये यहाँ पे आपका एक ही मैप में आपका ये पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। उसी तरह हमने माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद इसकी कैरेक्टराइज किया था फीचर
कि इस एरिया में कौन से मिलेंगे, इतने एल्टीट्यूड में कितने मिलेंगे, इतने एल्टीट्यूड में कैसे मिलेंगे वो। फिर यहाँ पे आएगा थॉर्नी फॉरेस्ट में लेस देन 70 सेंटीमीटर हमें रेनफॉल चाहिए। फिर यहाँ पे मोस्टली हमें लीफलेस ही मिलेंगे या थॉर्न्स प्रेजेंट होंगे। फिर एग्जांपल आ गया कैक्टाई का एग्जांपल हो जाएगा हमारा। ओके, तो ऐसे आप ये पूरी इसी मैप में सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कर दीजिए ताकि आपको ये 2 पेज ना पढ़ना पड़े और शॉर्टली आपको एक मैप से पूरे 2-3 पेज रिवाइज हो जाए। ओके, अराउंड 3.5 पेज आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आपने वो छोटा सा काम कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। According to the state record, the forest area covers up to 23.8% of the total area of the country. It is important to note that the forest area and the actual forest cover are not the same. The forest area is the area notified and recorded as the forest land irrespective of the existence of tree, while the actual forest cover is the area occupied by the forest with canopy. The former is based on the records of the State Revenue Department, while the latter is based on the aerial photography satellite imaging. In 2001, the actual forest cover was 20.55% of these. The share of the dense and open forest was 12.60% and 7.8% respectively. Both the areas and the forest cover varies from state to state. Lakshadweep has 0% forest area. अंडमान एंड निकोबार हैव 86.93 फॉरेस्ट एरिया। अगर आपको पूछे कि कौन से हमारे जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट हैं जिसमें 0% फॉरेस्ट कवर है, तो आपको ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप में हमारे 0% फॉरेस्ट कवर है और 86.93 कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। मोस्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट कवर लेस देन 10% ऑफ द लिव इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दीज आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। Most of the forests in Punjab and Haryana have been cleared for cultivation. States with 10% to 20% forest areas are Tamil Nadu and West Bengal. In peninsular, including Tamil Nadu, Dadra Nagar Haveli and Goa, the area forest cover is under 20 to 30%. The northeastern states have more than 30% of the land under forest. Hilly topography and heavy rainfall are good for forest growth. There is a lot variation in the actual forest cover, which range from 9.56% in Jammu and Kashmir to 8.01% in Andaman and Nicobar. From the table showing the distribution of the forest in India, it is clear that the 15 states where the forest cover is more than 1/3 of the total area, which is the basic requirement for maintaining the ecological balance. हम बात करते हैं forest conservation की। The forest has an intricate interrelationship with the life and environment. हमारा ये तो हम सबको पता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है और फॉरेस्ट का कैसे हमारे साथ इंटर रिलेशनशिप है। दिस प्रोवाइड न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज टू आवर इकोनॉमी। ओके, हैंस द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज फॉर अ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। According to the Government of India, proposed the nationwide forest conservation policy and adopted a forest policy in 1952, which was further modified in 1988. According to the new forest policy, the government will emphasize sustainable forest management in order to conserve and expand the forest reserves on one hand and to meet the needs of the local people on the other hand. अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो फॉरेस्ट कवर पॉलिसी का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी का जो 1952 में आई और 1888 में जिसमें न्यू फर्दर मॉडिफिकेशंस हुए। मैं चाहती हूँ कि आप ये फॉरेस्ट कवर पॉलिसी पढ़ें, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ें, अभी के फॉरेस्ट इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में देखिए कितना परसेंट कौन सा स्टेट है, कहाँ पे फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ पे उनका नंबर डिक्रीज़ कर रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ओके, कहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ये सब कौन कौन से न्यू फॉरेस्ट एक्ट्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी क्या क्या है, वो सब मैं चाहती हूँ आप इसके साथ ही इस चैप्टर के साथ ही कवर करके ख़त्म करें। ओके, द फॉरेस्ट पॉलिसी एम एट ब्रिंगिंग 33% ऑफ द ग्लोबल जोग्राफिकल अंडर फॉरेस्ट कवर, मेंटेनिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, check soil erosion, increasing forest cover, increasing the productivity of forests, creating a massive people movement involving women to encourage planting of trees and stopping felling of trees, forest and life, ये केस स्टडी जैसा कुछ दिया हुआ है,
सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन on barren land with the purpose of helping the environment, social and rural development. The National Commission on Agriculture has classified social forestry into three categories: the urban forestry, rural forestry, and the farm forestry. Urban forestry pertains to raising and management of trees on public and privately owned land in and around the urban centers, such as green belts, park, roadside avenues, industrial, commercial areas. सो हमारे जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है उन्होंने फॉरेस्ट को 3 टाइप के फॉरेस्ट्री में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन करना फॉरेस्ट का, और ताकि हम एनवायरनमेंट और सोशल रूरल डेवलपमेंट भी कर सकें। ओके, फिर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 3 टाइप से सोशल फॉरेस्ट्री को डिवाइड कर दिया, रूरल, अर्बन एंड फार्म में। सबसे पहले अर्बन की बात किया जाए तो वहाँ पे अवेयरनेस रेज करना पीपल का, ताकि वो ग्रीन बेल्ट्स, पार्क, रोड साइड एवेन्यूज बनाए। ओके, रूरल फॉरेस्ट्री एम्फसाइज ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री is the rising of trees and agriculture crops on the same land inclusive of waste branches. It combines forestry with agriculture, thus altering the simultaneous production of food, fodder, fuel, timber and fruits. Community forestry involves the raising of trees on public or community lands such as village pastures, temple lands, roadside canals. Community forestry program aims at providing benefits to the community as a whole. Community forestry provides a means under which the people of landless class also associate themselves in the tree raising, and thus those get benefits which other are restricted from. अब बात करते हैं फार्म फॉरेस्ट्री की, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, और ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। ओके, फार्म फॉरेस्ट्री इज अ टर्म अप्लाइड टू द प्रोसेस अंडर विच द फार्मर ग्रोज ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस ऑन द फार्म लैंड। अगर आपसे पूछे फार्म फॉरेस्ट्री क्या है, तो उसमें जो फार्मर ट्रीज ग्रो करता है फॉर द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, उसको हम फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट सीडलिंग्स ऑफ ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स. Several lands such as margin of agriculture field, grassland, pastures land become homes and cow shed may be used for raising trees and under non-commercial farm forestry. अब यहाँ पे हमारे ये सारे फॉरेस्ट्री और उसके वेजिटेशन के बारे में पूरा कंप्लीट हुआ चैप्टर। अब बचा है सिर्फ वाइल्ड लाइफ और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। मैं सोच रही हूँ अब ये कवर ही कर, 2 ही पेज बचे। ओके, सो वाइल्ड लाइफ के बारे में, you would have visited zoo and have been seen many animals and birds in captivity. Wildlife of India is a great natural heritage. It is estimated about 4 to 5% of all known plants and animal species of the earth. The main reason for this remarkable diversity is the great diversity of ecosystem which our country has preserved and protected through the ages. Over the years, this habitat has been distributed by human activities, and as a result the numbers has been reduced significantly. There are certain species that are brink of extinction. Important reason for declining of wildlife are industrial and technological advancement, more and more land मतलब deforestation हो गया, pressure on the forest mounted small timber by local people, grazing of domestic cattle हो गया, hunting हो गया, killing of animals हो गया, incidents of forest fire. फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया. द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया. मेनी बुक्स सच एज पंचतंत्र दिस हैव बीन प्रोफाउंड यंग. कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई थी. द 2 मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द शेड्यूल एंड टू प्रोटेक्ट लीगल सपोर्ट टू द कंजर्वेशन इन एरिया क्लासिफाइड अंडर नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड क्लोज एरिया. दिस एक्ट हैज़ बीन कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड इन 1981, making punishment for more stringent and made provisions for the protection of specified areas. There are 92 national parks, 492 wildlife sanctuaries, and 15.6 million hectares of the covering 15.67 hectares of the country. फिर यूनेस्को फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रन किया. हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये सब स्टार्ट किया.
फिर यही सब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में है, और यहाँ पे आप थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। अब ये बायोस्फीयर तो यहाँ पे तो 3-4 दिए हुए हैं, और मैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे जो भी हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, मोनेक, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू, सियांग, दिबांग, कंचनजंगा, पचमेरी, अगस्त्यमलाई एंड अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये मैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व एक अलग से सेपरेट वीडियो में कवर करूँगी, और उसके सारे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए प्लस PCS के लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो एक अलग वीडियो में बनाऊँगी। सो आज के लिए अभी तो ये चैप्टर हमारा कवर होता है। सो होप यू ऑल like this video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.